हेलो जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रयोगवाद कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर्स के ब्रेक के लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मुझे आना पड़ गया घर छोड़ के, तो इस वजह से लेक्चर आप लोग का थोड़ा डिले हुआ। लेकिन हाँ, कोर्सेज आपका समय पे कंप्लीट होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। अभी फिलहाल हम लोग अब थोड़ा सा स्पीड में काम को कंप्लीट करेंगे अपना। बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है। पेपर 1 मान के चलिए अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। सत्यप्रकाश सर आपको पेपर 2 स्टार्ट करा चुके होंगे, जैसा कि मुझे पता है कि वो कबीर आप लोग को करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये देखते हैं, आज के 3 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या करना है हमें। पहला प्रश्न ये है, अज्ञेय की काव्यानुभूति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यानी अज्ञेय की जो काव्यानुभूति थी वो किस प्रकार की थी, बेसिकली ये आपको देखना है कि किस प्रकार की काव्यानुभूति थी, वही स्पष्ट करना है अज्ञेय की। अब ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आएगा डायरेक्ट प्रपदवाद या नकेनवाद पर प्रकाश डालिए, एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा आएगा आपका नई कविता, ठीक है। तो 3 प्रश्न आज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 3 प्रश्न आज हम लोग करेंगे। नई कविता कहाँ गई, यहीं पे कहीं होगा, कोई लोड नहीं है। तो देखिए आप लगभग देखेंगे कि हम लोग ने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। लघु मानव की अवधारणा और नई कविता पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो हमारे पास आज 3 प्रश्न करने को, डायरेक्ट इसको हम करते हैं। तो आप अगर देखेंगे, पहली बात तो जो हमने देखा था प्रयोगवाद, ठीक है। हमने प्रयोगवाद की सारी प्रवृत्तियां देखी थी, प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां देखी थी और चीज़ों को समझा था। अब आपको एक बात और पता होगी कि प्रयोगवाद की जो कविता है वो क्या है। बेसिकली हमने जितने एग्जाम्पल्स उसमें देखे थे, हमने क्या देखे थे, बेसिकली देखा था हमने कि यह अज्ञेय की ही, जो भी हमने एग्जाम्पल देखे थे सारे अज्ञेय वाले ही याद किए थे, याद हो तो, है ना। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, है ना। ये उपमान मैले हो गए हैं, दुका दुका, जो भी हमने पढ़ा था सब क्या देखा था हमने अज्ञेय का ही देखा था, है ना। फूल भरे तो भर जाने दो, मरे तो झर जाने दो। सब एग्जाम्पल याद है ना सबको, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल याद होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब कह रहा है, और हमें एक बात और पता है कि अज्ञेय की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है असाध्य वीणा। असाध्य वीणा ये बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो इन सब एग्जाम्पल्स, ये 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ, इन 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ हम क्या करेंगे, अज्ञेय की काव्यानुभूति बताएंगे। अब ध्यान रखिए, जब हम काव्यानुभूति बताएंगे अज्ञेय की, ठीक है, तो जब हम काव्यानुभूति बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि हमें प्रयोगवाद को पूरा बताना है कि प्रयोगवाद की क्या अनुभूतियां थी। और जो प्रयोगवाद की अनुभूतियां रहेंगी या प्रयोगवाद की काव्यानुभूति जो होगी, ठीक है, प्रयोगवादी काव्यानुभूति जो होगी, है ना, कि नए उपमान, नए प्रतीक, ठीक है, व्यक्ति, क्षण और शब्द पर जोर, तो ये क्या होगी, ये अज्ञेय की भी काव्यानुभूति होगी। बात समझ में आया। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, पहली बात तो प्रयोगवादी काव्यानुभूति आपको यानी प्रवृत्ति वो बता देनी है कि इनके कविता में ये सब दिखता है, ठीक है, पहली बात तो ये। फिर अज्ञेय की कुछ खास बातों पे आएंगे, जो कि मैंने कहा था, दूसरा मैंने आपको बताया था कि असाध्य वीणा, तो मैं दोनों चीजों को लिंक करा रहा हूं, असाध्य वीणा। तो जब हम असाध्य वीणा पढ़ेंगे, जो कि पेपर 2 का टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था कि पेपर 2 में भी जब सर वहां कराते रहे, हालांकि वो मुझे पता था कि वो साथ में नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने पढ़ ली है, ठीक है। असाध्य वीणा आपको पता होगी, आइडिया होगा असाध्य वीणा क्या है। तो आप देखोगे अगर असाध्य वीणा, ठीक है, असाध्य वीणा आप देखोगे तो उसमें क्या है, उसमें सीधा सीधा जैन बौद्धिज्म का प्रभाव दिखता है, जैन बौद्ध मत का प्रभाव दिखता है असाध्य वीणा पर। क्षणवाद का प्रभाव दिखता है, क्षणवाद का प्रभाव दिखता है। इसके बाद, ठीक है, ये क्षणवाद का आपको दिखेगा, डायरेक्ट इसका आपको प्रभाव दिखेगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद जब हम देखेंगे, हम जो काव्यानुभूति की बात कर रहे हैं, तो काव्यानुभूति हम क्या बताएंगे कि भैया काव्यानुभूति में अज्ञेय किन किन विषयों का प्रयोग कर रहे थे, मतलब किन किन, यानी जो अज्ञेय की विशिष्ट काव्यानुभूति थी, किन किन विषयों पर लेखन कर रही थी। और ध्यान रखिए, आप जब ये बातें बताइए ना, तो अज्ञेय के गद्य लेखन से भी जोड़िए। तो पहले मैं आंसर राइटिंग बता दे रहा हूं, पहले आंसर राइटिंग समझा दे रहा हूं, फिर मैं कंटेंट बताऊंगा। तो चिंता मत कीजिए, मैं बस अभी आपको बता रहा हूं कि देखो मैं लिंकेज क्या क्या करनी है। तो मैंने पहली बात लिंकेज बताई, मैं वापस आपको याद दिला रहा हूं। पहला मैंने लिंकेज बताया कि देखो भाई, हमें प्रयोगवाद की काव्यानुभूति बतानी है। फिर मैंने दूसरा लिंकेज बनाया, हमने पढ़ा था असाध्य वीणा, तो असाध्य वीणा में बताना है। अच्छा, जब प्रयोगवाद की काव्यानुभूति बताएंगे तो हम क्या बताएंगे भाई, व्यक्ति, समाज, क्षण पर महत्व, ठीक है, व्यक्ति शब्द और क्षण पर मत, समाज नहीं, जब व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ समाज कैसा है, ठीक है। तो व्यक्ति, क्षण और
शब्द पर महत्व, है ना, और इसके एग्जाम्पल देंगे और वहां पे बताएंगे कि व्यक्ति समाज से नहीं समाज में स्वतंत्र है। यही सब जो बातें हमने प्रॉपर पढ़ी थी, ठीक है, ये वाली बातें बताएंगे। तो प्रयोगवाद की काव्यानुभूति बताएंगे। फिर मैंने कहा था कि असाध्य वीणा का एक काव्यानुभूति बताएंगे और बताएंगे कि देखो जैन बुद्धिज्म का भी प्रभाव है, और जो इनका रहस्यवाद है वो कैसा रहस्यवाद है, सृजनात्मक रहस्यवाद है। ठीक है, असाध्य वीणा में ही तो था सृजनात्मक रहस्यवाद, कि सृजन की शक्ति, सृजन का स्वरूप, सृजन की प्रक्रिया, है ना, और सृजन का प्रभाव, यही सब। तो भाई असाध्य वीणा में क्या था, सबसे पहले क्या दिखता था कि सृजन की प्रक्रिया क्या है, सृजन का स्वरूप क्या है। तो बताया कि भैया सृजन की प्रक्रिया ये कि अपने आप को शून्य में मिला देना, शून्यवाद का प्रभाव। ठीक है, तो इनकी जो काव्यानुभूति है उस पर कौन कौन सा प्रभाव दिख रहा है आप ये बताएंगे। क्षणवाद, शून्यवाद का प्रभाव दिख रहा है, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। दिनकर पर भी शून्यवाद का प्रभाव था बोलने वाले बोल सकते हैं, ऐसा मतलब कोई लोड नहीं है, आप बोलने को जबरदस्ती आपको बताना है तो आप बता सकते हैं, लेकिन हाँ जो जरूरी बात है वो यहाँ पे आप समझेंगे, इस तरह से समझेंगे। बाकी तो ठीक है, बाकी आप लिखने को तो कुछ भी लिखिए। इसके बाद ना इस पे एक चीज और लिखिए कि इनकी काव्यानुभूति को देखना है तो इनके गद्य लेखन में भी दिखेगी। गद्य लेखन में आगे दो चीजें बहुत लिखते हैं, एक तो निबंध, इनका प्रमुख निबंध है जो हमें पढ़ना है, संवत्सर। मैं आप सभी को सजेस्ट यही करूंगा, एक बार निबंध पढ़ लो, निबंध रीड कर लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में भी है, रीड कर लोगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, एक हो गया आपका निबंध जो कि संवत्सर है। इसके बाद आप देखोगे इनका क्या है, इनकी यात्रा वृतांत भी है, यात्रा वृतांत भी है। तो अज्ञे ने क्या किया, बहुत वैरायटी ऑफ द लेखन किया, बहुत मतलब डाइवर्सिटी है इनके लेखन, बहुत विविध लेखन किया अज्ञे ने। और जब हम उनकी काव्यानुभूति का स्वरूप बताएंगे तो हम सारी चीजों को कवर करते हुए बताएंगे। काव्यानुभूति का मतलब केवल काव्य पर नहीं जाएंगे कि नहीं भाई काव्यानुभूति पूछे काव्य, आप बताइए कि यहां पर भी उनकी काव्यानुभूति का प्रभाव, जो अज्ञे की काव्यानुभूति है, उनके निबंधों, उनके गद्य लेखन में भी दिखता है। चीजों को आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, ये आपकी, आप कह सकते हैं कि वहां पे इनोवेशन है, आपका नवाचार है कि आप चीजों को किस तरह से लिंक करते हैं। तो ये बात पहले क्लियर कट समझिए कि ये ध्यान में रखना है। अब जब बात करेंगे हम एग्जांपल्स की, ठीक है, अब जब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, तो आप क्या क्या एग्जांपल्स देंगे। एक आप चाहें तो आप दे सकते हैं एग्जांपल। अब चूंकि अगर 300, देखो ये 300 शब्द का है नहीं, 150 शब्द का ही है। 150 शब्द का भाई एक एग्जाम्पल दे देंगे बस, है ना, काव्यानुभूति पर कुछ भी, चाहे प्रेम का एग्जाम्पल दे देंगे, चाहे प्रकृति का एग्जाम्पल दे देंगे, चाहे व्यक्ति और समाज के संबंध में हम नदी के द्वीप का एग्जाम्पल दे देंगे। अगर ये प्रश्न 150 शब्द में आता है, सीधी बात है आपके पास एक एग्जाम्पल से ज्यादा आप लिख नहीं पाओगे। बाकी उसी में आपने भले से बता दिया कि अज्ञे ने ये भी लिखा, ये भी है, वो भी है, तो आप भले से बता दिए। अगर मान लो यही प्रश्न 300 शब्द का होगा, 300 शब्द का होगा, तो एक एग्जाम्पल आपको हम नदी के द्वीप में देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको हम नदी के द्वीप में देना है। एक एग्जाम्पल आपको सृजनात्मक रहस्यवाद यानी आपको देना है असाध्य वीणा का। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लो भाई, असाध्य वीणा का दूसरा एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल ये हो गए, एटलीस्ट 2 गए। और तीसरा आप एग्जाम्पल चाहो तो वही जो है, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चूच, ये उपमान मैले हो गए हैं, या फिर आप कोई भी प्रेम वाला एग्जाम्पल कि भैया इनका प्रेम शरीरी प्रेम है। पहली बार क्या हुआ, छायावाद में प्रेम को क्या किया गया, आत्मा वाला प्रेम बना दिया गया। प्रगतिवाद में प्रेम से कोई मतलब ही नहीं था भाई, उद्देश्य हो गया था कि कविता का उद्देश्य क्रांति ले आना, क्रांति लाएंगे हम लोग, और क्रांति आई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वापिस शरीरी प्रेम आया, लेकिन शरीरी प्रेम क्या था, एकदम अश्लील रंग नहीं था, हाँ मिक्स्ड था, जो कि आप कह सकते हो जो कि वास्तविक शहरी जीवन से प्रभावित शहरी वाला जो आप कह सकते हो वो था। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखते हो, आप क्या कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल, कोई चीजें आप कमेंट मतलब यहाँ पे कोट कर सकते हो। ये अब आपकी शुभेच्छा है, आप किस तरह से चीजों को मैनेज करते हो, अब ये आपकी इच्छा है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप इंट्रोडक्शन इसी बात से स्टार्ट करेंगे कि काव्यानुभूति पे क्या दिखता है, क्या प्रभाव रहा है, क्या प्रभाव रहा है, हाँ क्या प्रभाव रहा है। तो आप देखेंगे अज्ञे जब रचनाएं करते हैं, ठीक है, अज्ञे जब रचनाएं कर रहे हैं, जब अज्ञे लिख रहे हैं, तो छायावाद के बाद आता है आपका प्रयोगवाद, जिसमें अज्ञे जुड़े हुए हैं। प्रगतिवाद से अज्ञे का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। तार सप्तक से हम प्रयोगवाद देखते हैं कि अज्ञे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो नई कविता आती है ना, नई कविता के लेखकों में भी, यानी प्रमुख आप कहते हो स्वरों में भी अज्ञे हैं। तो अज्ञे की काव्यानुभूति क्या है, यहां से यहां तक विकास है, एक पूरी विकास यात्रा है कि छायावादी संस्कारों से लेके पहले अज्ञे पूरे छायावादी रहते हैं और बढ़ते बढ़ते ये जाते हैं नई कविता तक।
तो आप इंट्रोडक्शन यही बताएंगे भैया इनकी काव्यानुभूति में ये पूरी चीज दिखती है, ठीक है, ये बात आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन यही है, अज्ञेय की काव्यानुभूति, अज्ञेय की काव्यानुभूति, ठीक है, छायावादी संस्कारों से प्रारंभ होकर, ठीक है, छायावादी संस्कारों से प्रारंभ होकर, ठीक है, विकसित होते हुए, ठीक है, विकसित होते हुए छायावादी प्रवृत्तियों से पृथक होने, प्रयोगवाद से जुड़ने और नई काव्य चेतना का स्वरूप निर्मित करने की यात्रा है, जो कि उनकी प्रमुख रचनाओं यथा भग्नदूत, या जो कि उनकी आरंभिक रचना यथा भग्नदूत से हरी घास पर क्षण भर, यही है, हरी घास पर क्षण भर में दिखती है, ठीक है, दिखती है। अब आप यहीं पर जो मेन बॉडी का कंटेंट लेना है यही बात बता देंगे। इनकी काव्य अज्ञेय की काव्यानुभूति के प्रमुख विषय, ठीक है, अब यही बस एक्सप्लेन करना है। तो ये जो अगला कनेक्टिंग लाइन है ना, कनेक्टिंग लाइन, ये जब आप बता देते हैं तो अब आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि देखो भाई, हमने पहला विषय बताया नर नारी प्रेम, तो हमने बताया प्रेम का विशिष्ट महत्व, लेकिन प्रेम कैसा है, ठीक है, प्रेम कैसा है, प्रेम आप कह सकते हो जो यथार्थवादी प्रेम है उस प्रकार का प्रेम है, ठीक है। प्रेम में क्या है, ये प्रयोगवादी प्रवृत्तियां हावी है, तो आप यही बताएंगे कि प्रेम में क्या है, अज्ञेय के प्रेम में प्रयोगवादी प्रवृत्तियां हावी है, सहरी प्रेम है, फूल झरे तो झर जाने दो, ठीक है, जीवन का सुख लो, देह मन आत्मा की रसना से, ये वाला प्रेम है। आप इसको प्रॉपर इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, जो आपने नर नारी प्रेम बता दिया, आपने प्रकृति के विषय को बता दिया, आपने बता दिया मानव और समाज में संबंधों पर, इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय यही तो है, मानव समाज के संबंध, और अध्यात्म एवं रहस्यानुभव, तो आपने बताया ये प्रमुख 4-5 विषयों पर इन्होंने रचनाएं की। तो आप क्या बोलेंगे, उनकी काव्यानुभूति के प्रमुख विषय नर नारी प्रेम, प्रकृति, मानव एवं समाज के संबंध, तथा एक नई प्रकार का रहस्यवाद, जिसे शून्यवाद तथा जैन बौद्ध मत से प्रभावित सृजनात्मक रहस्यवाद माना जाता है, आदि हैं। ये बात आप बताएंगे, ठीक है। तो काव्यानुभूति के प्रमुख विषय आपने बता दिया कि भैया ये है काव्यानुभूति का, इनका प्रमुख विषय ये है, ठीक है, आपने यही बात बता दिया। अब क्या क्या उन्हीं को आपने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया, एक एक करके भाई एक्सप्लेन कर दिया। तो आप क्या कहेंगे, है ना, कि अज्ञेय की रचनाओं में, अब आप ये बात बताएंगे। तो पहली बात, अज्ञेय की रचनाओं में, ठीक है, अज्ञेय की, अब आप सेकंड पॉइंट, अब डायरेक्ट ये मत लिखिए, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे। अज्ञेय की रचनाओं में प्रयोगवादी प्रवृत्तियां, या अज्ञेय की काव्यानुभूति में यही लिखे, प्रयोगवादी प्रवृत्तियां अत्यधिक हावी हैं, ठीक है, अत्यधिक हावी हैं या अत्यधिक प्रभावी हैं, जिसमें प्रगतिवादी वैचारिक प्रतिबद्धता को खारिज करते हुए, तो दूसरा पॉइंट आप लिख रहे हैं, जिसमें प्रगतिवादी वैचारिक प्रतिबद्धता को खारिज करते हुए अज्ञेय व्यक्ति, क्षण एवं शब्द पर, ठीक है, व्यक्ति, क्षण एवं शब्द पर महत्व देते हैं, ठीक है, महत्व देते हैं। इनका मानना है, ठीक है, अज्ञेय का मानना है ना, अज्ञेय का मानना है कि या अज्ञेय का प्रेम, या अज्ञेय की रचनाओं में प्रेम, ठीक है, अज्ञेय की रचनाओं में प्रेम क्या है, शहरी प्रेम है। तो हमने क्या किया था, ये देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको वापस, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा याद आएगा। ये शहरी प्रेम दृष्टि है, ठीक है, या फिर आप कहेंगे शहरी प्रेम दृष्टि, अथवा इनका प्रेम बौद्धिक है, न कि शुद्ध भावनात्मक एवं काल्पनिक। तो इस बात को आप बताएंगे कि प्रेम अंधा भावनात्मक अथवा काल्पनिक नहीं, ये क्या है, बौद्धिक प्रेम है, ठीक है, बौद्धिक प्रेम है, ठीक है, बौद्धिक प्रेम है। और अज्ञेय कहते हैं फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, ठीक है, फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, अर्थात इसमें छायावादी रोमानियत नहीं दिखती है, ठीक है, अर्थात इसमें छायावादी रोमानियत नहीं दिखती है। ये बात आप प्रॉपर इस बात को बताएंगे, ठीक है, ये छायावादी रोमानियत आप बताएंगे, ठीक है। फिर क्या है, ठीक है, तो आपने ये बात बताया, ठीक है।
प्रेम के साथ साथ प्रकृति भी अज्ञेय की काव्यानुभूति के महत्वपूर्ण प्रसंगों में एक है। ठीक है, एक है। उनकी रचनाओं में प्रकृति और मनुष्य के बीच जीवंत एवं संवेदनात्मक रिश्ता, ठीक है, दर्शाती है, या उनकी रचनाएं प्रकृति और मनुष्य के मध्य जीवंत एवं संवेदनात्मक रिश्ता दर्शाती है। अपनी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति करने के लिए, ठीक है, अज्ञेय असाध्य वीणा जैसी रचनाओं में, ठीक है, असाध्य वीणा जैसी रचनाओं में चर अचर सभी प्रकार के जगत को शामिल करते हैं। ठीक है, चर अचर सभी प्रकार के जगत को शामिल करते हैं तथा असाध्य वीणा का संगीत, ये बात आपको लिखना है, संगीत, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो नई नई दुल्हन होती है या नई दुल्हन के पायल तथा मछली बाजार की हलचल जैसे विविध दृश्यों से बनता है। अगर जिसको याद होगा ना वो लाइन कि जैसे सोंधी सुधबुध, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, देख लेना वो लाइन असाध्य वीणा में। अगर आप सीधे सीधे वो लाइन यहाँ पे लिख दो ना, नई दुल्हन के पायल, ये वाला, इसकी बजाय लाइन लिख दोगे तो और जबरदस्त हो जाएगा, आंसर एकदम झकास हो जाएगा। लेकिन ठीक है, मतलब जैसा याद है भाई, क्या कर सकते हैं, जैसा याद है वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप प्रॉपर बताएंगे कि विविध दृश्य दिखते हैं। ठीक है, ये बात आप बताएंगे कि प्रकृति में ऐसा विविध दृश्य दिखते हैं। ठीक है, दिखते हैं। फिर अज्ञेय का मानना है कि व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, या फिर अज्ञेय व्यक्ति एवं समाज के संदर्भ में अज्ञेय की क्या अनुभूति। ठीक है, तो ये बताएंगे व्यक्ति एवं समाज के संदर्भ में अज्ञेय की क्या अनुभूति व्यक्ति के महत्व को भी स्थापित करती है। ठीक है, उनका मानना है व्यक्ति समाज से नहीं, समाज में स्वतंत्र है, और वो कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं। ठीक है, हम रेत नहीं है, हम नदी के द्वीप हैं, हम रेत नहीं है। ठीक है, ये कॉमा करके आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपने बता दिया। अज्ञेय की फिर आप बताएंगे अज्ञेय विशिष्ट काव्यानुभूति के कवि हैं, जो कि उनकी, तो आप बताएंगे अज्ञेय विशिष्ट काव्यानुभूति के कवि हैं जो कि उनकी पदात्मक या जिसका प्रभाव उनकी काव्य रचनाओं के साथ साथ गद्य रचनाएं यथा जैसे यात्रा वृत्तांतों एवं संवत्सर जैसे निबंधों में भी दिखता है। तथा, निष्कर्ष अब लिखवा रहा हूं, तथा अपनी विशिष्ट प्रकार की काव्यानुभूति को दर्शाने के लिए वे क्या करते हैं, शब्दों, कहते हैं ना, शब्द ही कविता है, कविता ही शब्द है, तो शब्दों को कविता का रूप दे देते हैं, या शब्दों को कविता का प्रमुख स्तंभ मानते हैं, तथा नवीन प्रकार के उपमान, ठीक है, प्रतीक, बिंबों आदि का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते, और वही वाला एग्जाम्पल दे देंगे, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। तो डिपेंड्स की क्वेश्चन कैसा आ रहा है, 300 शब्दों का आ रहा है कि 150 शब्दों का आ रहा है, आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे। आंसर थोड़ा डाइवर्स होगा, आंसर एकदम ये नहीं हुआ। ये जो आंसर है ना, ये काव्यानुभूति का स्वरूप स्पष्ट के जो आपके सामने यहाँ पे कंटेंट है, आंसर है, ये बस मतलब दिखावे के लिए है। लिंकेज आपको वही करना है, जो बता रहा हूँ लिंक आपको वही करना है। ठीक है, प्रयोगवाद प्रॉपर हम अब देखिए, आप आंसर, अब इसके बाद आंसर आप देखिए, अब जो बताया वो लिख के देखिए आंसर। ठीक है, वो लिख के देखिए, है ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये है ना, मुझे लग रहा है कि यार लोग इंटरेस्ट भी आप लोग नहीं दिखा रहे हो, 1-2 लोग को छोड़ के ना क्लासेस में इंटरेस्ट भी नहीं। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि लोग ये भी नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम अगर मान लो क्लासेस नहीं समझ में आ रही तो एटलीस्ट प्रॉब्लम बताइए कि क्या आ रही है। तो 1-2 लोग ही इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं क्लासेस में। ठीक है, वो भी मेरे हिसाब से जिनका मेंस है, भाई जिनका ये है ना कि मेंस नहीं है, इस बार मेंस नहीं देना है, प्री फेल हो गए, वो अगले बार का वेट कर रहे हैं कि अगले बार जब हम प्री पास हो जाएंगे तब हम ये करेंगे।
मेरे हिसाब से आप संकटग्रस्त हैं, लेकिन ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको जबरदस्ती तो करवा नहीं सकता। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद, ये प्र नहीं है, प्रपद्यवाद है। इसको नकेनवाद भी कहा जाता है। नकेनवाद, नकेनवाद क्यों कहा जाता है? 3 अक्षर हैं, देखो, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश कुमार, इन तीनों का नाम याद रखना है। ठीक है, ये तीनों का नाम याद रखना है। जैसे मिश्र बंधु में तीनों लोग का नाम याद किया गया था ना, गणेश और सुखदेव, जो भी मतलब याद किया गया था, है ना। यहां भी आपको तीनों का नाम याद करना है, मतलब बहुत जरूरी है। अगर प्रपद्यवाद पे आएगा टिप्पणी तो पहली बात तो ये कि तीनों लोग का नाम याद रखना है। ठीक है, तीनों लोग का नाम याद रखना है कि क्या क्या नाम है। तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, ये 3 लोग का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, मतलब नाम याद रखना है। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल ये याद रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद रखना है। तो पहले प्रपद्यवाद में एक एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत फर्जी फालतू सा एग्जाम्पल है। एक दिन यहां मैंने एक कविता लिखी थी, यहां जहां रहना मुझे नापसंद था। मतलब अजीब उटपटांग प्रयोग कर रहे थे ये लोग। अभी समझाऊंगा थोड़ा सा, पहले एग्जाम्पल याद कर लो फिर समझाऊंगा थोड़ा सा शॉर्ट में। प्रपद्यवाद या नकेनवाद भी आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, नकेनवाद है क्या। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यही कर रहा है। एक दिन यहां मैंने एक कविता लिखी थी, यहां जहां रहना मुझे नापसंद था और रहने भेज दिया गया था। जगह वह भी जहां रहना अच्छा लगता है और रहता गया हूं, वहां शायद ही हो कि कविता कभी लिखी गई। मतलब कहना ये चाह रहा है, मैंने वहां कविता लिख दी जहां रहना मुझे नापसंद था, जहां पे मुझे पसंद था रहना वहां कोई कविता नहीं लिख पाया। मतलब जहां पे, कहने का ये मतलब है इनका इन शॉर्ट कि जहां पे रहना पसंद आ रहा था वहां पे दिन भर बकैती में टाइम बीत जाता था, है ना। कविता लिखने के लिए हम खलियर बैठेंगे कहाँ, जहां पे रहना मुझे नापसंद है, वहीं तो ये वाला काम करेंगे। तो ये भाई साहब जो भी हैं ये लिख रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि आपको ये लाइन याद रख लो, एक दिन मैंने यहां एक कविता लिखी थी, यहां जहां रहना मुझे नापसंद था, डॉट 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 लिख दो, वहां शायद ही हो कि कविता कभी लिखी हो। बस इतना ही लिख दो, है ना। इतना ही कर दोगे तो काम बन जाएगा। मतलब इतना भी, ये 3 लाइन भी याद कर लोगे तो काम बन जाएगा, या इतना भी याद कर लो तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे प्रश्न आने के बहुत कम चांस है, मतलब माइन्यूट चांस है, लेकिन ठीक है भाई 10 नंबर में आ सकता है और 10 ही नंबर में आएगा भी तो आएगा। तो पहली बात यह ध्यान रखनी है कि एक दिन मैंने यहाँ एक कविता लिखी थी, यहां जहां रहना मुझे नापसंद था। दूसरी बात क्या बतानी है, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश कुमार, इन 3 लोग का नाम बताना है। अब तीसरी बात क्या करनी है, तीसरी बात इसको प्रयोगवाद से कंपेयर करते हुए बताना। बेसिकली देखो, अब ये बात समझिएगा, बेसिकली इन शॉर्ट यही बात है। ठीक है, कि इन्होंने एक रचना निकाली, नकेन के प्रपद संग्रह निकाला। प्रपद, नकेन मतलब वही नलिन विलोचन, केशरी कुमार, नरेश कुमार, ये मिला के एक नकेन के प्रबंध नाम का इन्होंने क्या किया, एक बेसिकली रचना निकाल दी। अब देखो यहां पर यही है, ये कह रहे हैं प्रयोगवाद जो अज्ञे वाला ना, वो प्रयोगवाद नहीं है वास्तविकता में। अज्ञे वाला प्रयोगवाद नहीं है। ठीक है, प्रयोगवाद नहीं है। अच्छा, अज्ञे बेचारे खुद कह रहे हैं कि नहीं भाई हम प्रयोगशील हैं, प्रयोगवाद नहीं है। और अज्ञे ने ऐसा क्यों कहा, तो मैंने आपको बताया, अज्ञे ने तार सप्तक में इस बात को क्लियर कट बोला कि भैया हम लोग प्रयोगशील हैं। क्यों, हमारा लक्ष्य प्रयोग करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है जीवन के सत्य को खोजना, जीवन के सत्य को खोजना, अपनी जो अनुभूति है, अनुभूति की प्रामाणिकता को स्पष्ट करना। अज्ञे ये कह रहे हैं हमारा यही है, प्रयोगवादीकरण नहीं। हम ये देखो, तो बात समझना, प्रयोगशील क्या कह रहा है भैया रूढ़ी और परंपरा में हम परंपरा को तो स्वीकार करते हैं, रूढ़ी को रिजेक्ट करते हैं। ये तो कह रहा है रूढ़ी को रिजेक्ट किया गया, यही ये बात कह रहा है कि परंपरा स्वीकार, रूढ़ी रिजेक्ट। लेकिन प्रयोगवादी कह रहे कुछ नहीं, रूढ़ी परंपरा सब रिजेक्ट, एकदम अपरंपरागत होंगे हम, और हमारा ध्येय होगा, मतलब आप कह सकते हो हमारा साध्य क्या है, हमारा साध्य है प्रयोग। हम प्रयोग करेंगे, हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है प्रयोग करना कविता में, नए प्रकार के प्रयोग। ऊट पटांग अश्लील विषय उठाएंगे, ऊट पटांग क्या करेंगे, कविता के शब्दों का चयन करेंगे, ऊट प्रकार अलंकारों का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार की ऊट पटांग रचनाएं लिखेंगे। इनका यह था कि हम क्या करेंगे, हम वास्तविक प्रयोगवादी हैं। अज्ञे वाले क्या हैं, प्रयोगशील हैं। प्रयोगशील है क्यों, क्योंकि वे प्रयोग को साधन मानते हैं, साध्य नहीं मानते हैं। हम क्या हैं, हम तो भाई साध्य मानते हैं, सीधे सीधे साध्य मानते हैं। तो ये बात समझिएगा।
अब केवल ये बात आपको समझ आ गई। अब इसमें क्या है, मैंने ये बताया कि परंपरा और विचारधारा के संपूर्ण नकार दिए। इन्होंने कहा कोई परंपरा, कोई रूढ़ी, सबको पूरी तरह से नकारेंगे, हम एकदम वो करेंगे। अजीब गरीब इन्होंने प्रयोग किया। ध्यान बस यही रखना है, कंक्लूजन ये बोलना है कि इनका साहित्य में योगदान बहुत कम, न के बराबर है, साहित्य में योगदान नहीं के बराबर है, लेकिन इसे माना जा सकता है कि अकविता, ठीक है, अकविता जो हिंदी साहित्य में अकविता आंदोलन आया, उसकी पूर्व पीठिका क्या थी, यही थी। तो आपको इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी समझ में आ गया। अब क्या है, थोड़ा सा यहां से देख लो एक बार, पेन ड्राइव यहां से देख लो। ना तो क्या है, बिहार में विकसित हुआ आंदोलन है, दावा है कि सच्चा प्रयोगवाद इसी के पास है, सच्चा प्रयोगवाद इसी के पास है, ठीक है। 3 लोगों के नाम पे ये है, ठीक है ना। इन्हें कहना है कि प्रयोगवाद के जो सैद्धांतिक सूत्र थे ना, तार सप्तक से पहले इन्होंने व्यक्त कर दिया था। तो इन्होंने जो प्रयोगवाद के सूत्र थे पहले से व्यक्त कर दिया था। और नकेन के प्रपद, मैंने ये बात बताई, नकेन के प्रपद नाम की जो रचना है, इसको ही इनका घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है, घोषणा पत्र कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कोई, इन्होंने कहा कि भैया कवि के लिए किसी भी परंपरा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कवि, परंपरा में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है। तो आप इधर को बताएंगे जहां प्रयोगवादी कवियों ने परंपरा का महत्व माना, वही इन्होंने परंपरा को पूर्ण नकारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि कवि के लिए किसी भी काव्य परंपरा का कोई महत्व नहीं है, परंपरा में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। यौन प्रसंगों की ठेलम ठेली इन कविताओं की प्रमुख अंतर्वस्तु है, ठीक है, क्योंकि इनका दावा है कविता केवल अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, जवाबदेह होती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है ना, बस। और क्या है, नितांत अप्रचलित और अर्थहीन शब्दों का प्रयोग, ये सब इन्होंने किया। और यही एक नलिन विलोचन शर्मा की एक पंक्ति है, एक नापसंद जगह, ये 2 लाइन आपको याद करनी, ये बात बतानी है। कंक्लूजन यही देंगे कि जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां, ठीक है, जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां आगे चलकर अकविता में विस्तार पाती हैं, उन्हीं का सूक्ष्म रूप प्रपदवाद या नकेनवाद में देखा जा सकता है। तो कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी आप दिख गया। देखो ये लिखना, आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे, प्रपदवाद प्रयोगवाद के समानांतर बिहार में विकसित हुआ एक काव्य आंदोलन है, जिसका दावा है, या ऐसे लिखो, प्रपदवाद जिसे नरेश कुमार, केसरी कुमार तथा नलिन विलोचन शर्मा, There's no one in your contacts named Kumar. नलिन विलोचन शर्मा नामक कवियों के पहले अक्षरों को मिलाकर, ठीक है। तो प्रपदवाद अथवा नकेनवाद, मैंने क्या बताया, प्रपदवाद अथवा नकेनवाद 3 कवियों, ठीक है, ये लिखे, 3 कवियों जिसमें नरेश कुमार, केशरी कुमार तथा नलिन विलोचन शर्मा शामिल हैं, के द्वारा प्रारंभ आंदोलन है, के द्वारा प्रारंभ काव्य आंदोलन है, जिसका घोषणा पत्र 1956 में प्रकाशित नकेन के प्रपद को कहा जाता है। इन कवियों का मानना है कि सच्चे प्रयोगवादी यही हैं, ठीक है, इन कवियों का मानना है कि सच्चे प्रयोगवादी यही हैं, क्योंकि तार सप्तक के कवि वस्तुतः प्रयोगशील है, क्योंकि वे प्रयोग को साधन के रूप में लेते हैं, और जबकि प्रपदवादी प्रयोग को ही साध्य मानते हैं, ठीक है, जबकि प्रपदवादी प्रयोग को ही साध्य मानते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, इन कवियों का मानना है कि कवि के लिए किसी काव्य परंपरा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परंपरा में उलझा कवि स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकता है। जबकि कविता क्या है, केवल प्रयोग की अभिव्यक्ति है, कविता केवल प्रयोग की अभिव्यक्ति, ये दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। फिर तीसरा पैराग्राफ, यौन प्रसंगों की ठेलम ठेल इन कविताओं की प्रमुख अंतर्वस्तु है, क्योंकि इनका दावा है कविता सिर्फ अवचेतन और अचेतन के प्रति जवाबदेह है, ठीक है। शिल्प के स्तर पर भी इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए तथा इनकी कविताएं नितांत अप्रचलित और अर्थहीन शब्दों से भरी पड़ी हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप एक नापसंद जगह की कुछ पंक्तियां दृष्टव हैं, ये लिखना है।
फिर आपको वही कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला अपना निराला वाला, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। एक दिन में बेसिकली आपको 2 क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सत्यप्रकाश सर की मिलेंगी, मेरी भी मिलेगी। तो एक दिन में आपको 2 क्लासेस मिलेगी। मेरी क्लासेस में थोड़ा गैप हो सकता है, सत्यप्रकाश सर की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। कई बार हो सकता है एक दिन में 2-2 मेरी ही लेक्चर्स आपको मिल जाए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन शेड्यूल मेरा यहाँ पे, चूंकि अभी मुझे वापस कॉल आ रही है, बुलाया जा रहा है वापस फील्ड में, ठीक है। तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, इस हिसाब से हम करते रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।